હલો 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 कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल છે તમારો? कसा है तुम्ही? के हालचाल केमन आछि? कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। फोटोसिंथेसिस चैप्टर चालू है। हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर का हाफ द पार्ट फिनिश कर चुके हैं ऑन द नेम ऑफ लाइट फेज, on the name of light reaction, on the name of light dependent reaction, on the name of Hill's reaction, on the name of photochemical reaction। हमने जो है ATP और NADPH2 बना लिया है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने लाइट रिएक्शन में फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन समझा था। फोटोफॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस है जहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। दो टाइप का फोटोफॉस्फोराइलेशन हमने देखा, एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी और NADPH2 दोनों बनेगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल और केवल एटीपी बनेगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल और केवल फोटोसिस्टम 1 पार्टिसिपेट करता है और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होता है। एज वेल एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होता है। रिलेटेड टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये एक रीजन हो सकता है क्यों साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH2 नहीं बनता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दो एटीपी का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ NADP रिडक्टेज एंजाइम associated with photosystem 1 when it occurs alone in the cyclic photophosphorylation NADPH2 नहीं बनेगा। एक छोटा सा जो है करेक्शन है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। हमने जो है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में रेडॉक्स पोटेंशियल की बात की थी। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी नाम देते हैं, क्योंकि एक फोटोसिस्टम के रिएक्शन सेंटर से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन एनर्जी अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन के थ्रू पास ऑन होता है। तो हम पूरा नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं इन सबको कलेक्टिवली हम एक सिस्टम बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट डाउनहिल प्रोसेस है मेजॉरिटी में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डाउनहिल को बोला था हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से लो रेडॉक्स पोटेंशियल, इसका जस्ट अपोजिट है। एक छोटा सा करेक्शन है प्लीज। डाउनहिल प्रोसेस फोटोसिस्टम 2 से फियोफाइटिन, ये इतना जो है अपहिल है। फियोफाइटिन से फोटोसिस्टम 1 डाउनहिल है। फोटोसिस्टम 1 से AFES मोस्टली या FRS फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिलेटेड टू फोटोसिस्टम 1 भी होगा अपहिल, और उसके बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से NADP जो फाइनली इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेगा ये डाउनहिल होगा। मेजॉरिटी में डाउनहिल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डाउनहिल है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट है लो रेडॉक्स पोटेंशियल मॉलिक्यूल या कंपाउंड से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल मॉलिक्यूल या कंपाउंड की तरफ होगा। याद रखिएगा प्लीज। हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम बोला, जिगजैग पैटर्न की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर का रेडॉक्स पोटेंशियल के लैंग्वेज में जो अरेंजमेंट है वो जिगजैग पैटर्न में रिप्रेजेंट हो रहा था। हमने बातें की थी कि 6 टर्न्स ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक नीडेड टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एटीपी एंड NADPH2 टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड। कितना एटीपी और NADPH2 लगेगा? 18 एटीपी और 12 NADPH2। सारी बातें हमने फिनिश किया था।
ठीक है। तो डाउन हिल से रिलेटेड मैंने आपको थोड़ा सा करेक्शन दिया। एक और आपको पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फोटोफॉस्फोराइलेशन, या ऐसे बोल दे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन, दो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था क्या क्या है, प्लास्टोक्यूनोन। क्या है वो? प्लास्टोक्यूनोन। और दूसरा प्लास्टोसाइनिन भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है। बाकी प्लास्टोसाइनिन ब्लू कलर का कॉपर कंटेनिंग साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, रेड कलर का आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, बातें हुई थी। ठीक है। सो डाउनहिल माइंड में रख लीजिएगा, लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, और विथ प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोसाइनिन भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये मैं वर्बली बोल रहा हूं। ठीक है। बात आगे ले चल रहा हूं, प्लास्टोसाइनिन डाउनहिल माइंड में पक्का रख लिया। चलते हैं आगे, बात आगे ले चल रहा हूं, वीडियो लेक्चर शुरू कर रहा हूं ये आपको बताते हुए कि कैसे साइंटिस्ट को पता चला कि दो फोटो सिस्टम है। ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किसने किया, ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किसने किया जो प्रूफ करता है कि थैलाक्वाइट के मेम्ब्रेन पर या इन जनरल लाइट रिएक्शन में या इन जनरल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या इन जनरल फोटो सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम दो टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। हाउ एंड हु स्टैब्लिश्ड ऑन विच एक्सपेरिमेंट डन दैट प्रूव कि लाइट रिएक्शन में दो फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं। हम बात करने वाले हैं इमर्सन के लैंग्वेज में रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट साइंटिस्ट इमर्सन के लैंग्वेज में जो स्टैब्लिश करेगा, प्रूफ करेगा कि दो फोटो सिस्टम एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। तो यहां पर हमने हेडिंग लिया, ध्यान दीजिएगा प्लीज, रेड ड्रॉप इफेक्ट, रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट या प्रोसेस। इमर्सन के साथ अर्नोल्ड साइंटिस्ट भी जो है नाम लिया जाता है, बट जो है क्रेडिट बेसिकली इमर्सन को दिया जाता है। तो मैंने यहां पर बोला इमर्सन एट अल। एट अल का मतलब पता है, इमर्सन के साथ जो बाकी साइंटिस्ट है उनके नाम को एट अल में हमने हाइड कर दिया। तो इमर्सन एट अल परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन क्लोरेला, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। एक्सपेरिमेंट देखिएगा, समझिएगा क्या किया इन्होंने। क्लोरेला को मोनोक्रोमैटिक लाइट दिया, इन्होंने क्लोरेला को मोनोक्रोमैटिक लाइट पास किया। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर ऑफ लाइट, ध्यान दीजिएगा। सो ही गेव मोनोक्रोमैटिक, क्रोमैटिक का मतलब कलर, मोनो का मतलब सिंगल, मोनोक्रोमैटिक लाइट दैट इज सिंगल कलर लाइट, सिंगल कलर लाइट, वो भी सुनिएगा, बियॉन्ड 680 नैनोमीटर, या इसी को बोले मोर देन 680 नैनोमीटर। इसको हम ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर का सिंगल कलर का लाइट इन्होंने केवल और केवल 7। वैसे तो जो नेचुरल फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में, व्हाइट कलर में 7 कलर हिडन एक साथ फॉल डाउन होते हैं। इमर्सन ने क्लोरेला को सिंगल कलर ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ मोर देन 680 नैनोमीटर दिया।
हुआ क्या, देखा गया कि जब सिंगल कलर ऑफ लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट क्लोरोफिल को मिला तो ऑक्सीजन एवोल्यूशन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गिरा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ आफ्टर फोटोसिंथेसिस। इसी को हम बोलते हैं 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड लाइट दिया, कॉमन सेंस से हमने रेड लाइट दिया। जब हम सिंगल कलर ऑफ रेड लाइट हैविंग वेवलेंथ मोर देन 680 नैनोमीटर, एक ही कलर का लाइट क्लोरेला को दिया तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। दिस फेनोमेना, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज इन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हेन क्लोरेला प्रोवाइडेड विथ सिंगल रेड कलर ऑफ लाइट बियॉन्ड 680 नैनोमीटर, दिस फेनोमेना इट इज कॉल्ड रेड ड्रॉप इफेक्ट। बात समझेंगे तो देखिएगा, मैंने यहां पर क्या लिखा, this results in decrease in oxygen production, this results in decrease in oxygen production, the phenomenon called as रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप क्यों बोल रहे हैं, समझा कि नहीं? 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड लाइट दे रहे हैं तो रेड रीजन का लाइट हुआ ना, VIBGYOR, 400 से लेके 700 नैनोमीटर में, आर बाद में आ रहा है और उसी के आसपास की लाइट हम दे रहे हैं 680 नैनोमीटर से ज्यादा। दिस इज कॉल्ड रेड ड्रॉप इफेक्ट। पता चला कैसे हुआ? अब अगर आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लियर है तो इस लाइन को मैं रिलेट कर सकता हूं, होना ही चाहिए, क्योंकि ये इमर्सन ने देखा कि ऑक्सीजन का एवोल्यूशन या प्रोडक्शन मोनोक्रोमैटिक लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर, दैट इज रेड कलर्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं केवल और केवल सुनो, अगर मैं केवल और केवल रेड कलर का लाइट, वो भी 680 नैनोमीटर से ज्यादा वाला वेवलेंथ दिया तो होगा क्या? कॉमन सेंस है, केवल और केवल फोटो सिस्टम 1 जो है एक्टिव रहेगा, केवल और केवल फोटो सिस्टम 1 एक्टिव रहेगा और केवल होगा क्या? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हेलो, फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर P700 है, हम उसी वेवलेंथ का लाइट दे रहे हैं, तो अब मैं स्टोरी को रिलेट कर सकता हूं कि हुआ ऐसा होगा जब इमर्सन ने रेड लाइट 680 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ वाला रेड लाइट दिया तो केवल और केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा था, केवल और केवल फोटो सिस्टम 1 एक्टिव था, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 के एक्टिवेशन के लिए हमें चाहिए 680 नैनोमीटर का लाइट। तो जब फोटो सिस्टम 1 एक्टिव है, तो साइक्लिक मैनर में फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। और बताइए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या बनता है? केवल और केवल 2 एटीपी बनते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स रिलेटेड नहीं होता है, इसीलिए बियॉन्ड 680 नैनोमीटर का जब लाइट दिया गया, बियॉन्ड 680 नैनोमीटर का लाइट, रेड लाइट जब दिया गया तो ऑक्सीजन एवोल्यूशन कम हुआ या हुआ ही नहीं। इसी को हमने बोला रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्यों कम हुआ? बिकॉज केवल और केवल हुआ होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बात आगे बढ़ा रहे हैं तो देखिएगा यहां पर, नाउ व्हेन monochromatic light of 680 nanometer was given to chlorella, थोड़ा सुनिएगा, overall photosynthetic yield डिक्रीजेस। 2 चीज मैं बता रहा हूं, इमर्सन ने 700 नैनोमीटर के अप्रॉक्स लाइट दिया,
तो ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं हुआ, क्योंकि केवल और केवल हो रहा होगा ऐसा अज्यूम किया जा सकता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जब हम रेड रीजन में रेड कलर का लाइट देंगे तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, इसको हमने बोला रेड ड्रॉप इफेक्ट। बात आगे बढ़ाया, 680 नैनोमीटर का लाइट देंगे तो ओवरऑल फोटोसिंथेटिक यील्ड डिक्रीज हुआ, क्योंकि देखिएगा अब अगर मैंने 680 नैनोमीटर का लाइट दिया, केवल और केवल 680 नैनोमीटर का लाइट, केवल और केवल, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, 680 नैनोमीटर लाइट में एक्टिव होता है फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर P680। P680 या फोटो सिस्टम 2 काम पे लग गया, उसको मिल रहा है 680 नैनोमीटर वाला लाइट। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम 2 के पास में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज किया। ठीक है, अच्छी बात है। 680 नैनोमीटर लाइट के इन्फ्लुएंस में रिएक्शन सेंटर P680 से इलेक्ट्रॉन गया फियोफाइटिन, से आया प्लास्टोक्यूनोन, से आया साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, से आया प्लास्टोसाइनिन और गिरा फोटो सिस्टम 1 में। कहां गिरा? फोटो सिस्टम 1 में। फोटो सिस्टम 1 को चाहिए 700 नैनोमीटर का लाइट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हमने केवल और केवल 680 नैनोमीटर का लाइट दिया है। तो क्या मैं बोलूं प्रोसेस फोटो सिस्टम 1 पर आके रुक जाएगा? और अगर प्रोसेस फोटो सिस्टम 1 पे आके रुक गया तो फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के P700 रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन ना तो जाएगा अननोन प्रोटीन ए आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, ना ही इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को मिलेगा, ना ही फेरोडॉक्सिन को मिलेगा, ना ही NADP इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके निगेटिव चार्ज होंगे, और ना ही NADP रिडक्टेज एंजाइम निगेटिवली चार्ज NADP का रिडक्शन करेगा, तो NADPH2 भी नहीं बनेगा। 680 नैनोमीटर का लाइट केवल अगर हम क्लोरेला को देंगे तो फोटो सिस्टम 2 काम करेगा। फोटो सिस्टम 2 काम करेगा, कहां तक काम चलेगा? प्लास्टोसाइनिन के बाद इलेक्ट्रॉन का फॉलिंग होगा फोटो सिस्टम 1 में, बट उसके बाद प्रोसेस रुक जाएगा। और अगर उसके बाद प्रोसेस रुक गया तो NADP का रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ NADPH2 नहीं हुआ। NADPH2 नहीं बना तो क्या मैं बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन जो ग्लूकोज में होता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में NADPH2 हाइड्रोजन डोनर के जैसा काम करता है, लेकिन 680 नैनोमीटर के लाइट के प्रेजेंस में NADPH2 नहीं बना तो ग्लूकोज भी नहीं बनेगा। इसलिए मैंने बोला ओवरऑल फोटोसिंथेटिक यील्ड डिक्रीजेस, ओवरऑल फोटोसिंथेटिक यील्ड डिक्रीजेस विथ रेफरेंस टू मेंशन कर सकते हैं, यहां पर मेंशन कर सकते हैं विथ रेफरेंस टू फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ये दो चीजें जब क्लोरेला के सेल के क्लोरोप्लास्ट में 680 नैनोमीटर का केवल और केवल लाइट जाएगा, तो ये दो चीजों की वजह से ओवरऑल फोटोसिंथेटिक यील्ड कम होगा। और बियॉन्ड 680 नैनोमीटर ऑक्सीजन एवोल्यूशन कम होगा, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के डिक्रीमेंट को हमने बोला रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो यहां पर मेंशन कर देते हैं, यहां पर हम मेंशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। This results in decrease in oxygen production, the phenomena called as red drop effect ड्यू टू मेंशन कर देते हैं ड्यू टू अकरेंस ऑफ ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या PS1 एक्टिवेट रहेगा केवल और केवल। ठीक है, और यहां पर भी हम बोल सकते हैं ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ ओनली PS2 एक्टिव है तो ऑक्सीजन एवोल्यूशन होगा,
बट ना तो NADPH2 बनेगा और ना ही NADPH2 के बनने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। जब NADPH2 ही नहीं बना, दो चीजें पता चला, ऑक्सीजन के डिक्रीज को रेट ड्रॉप इफेक्ट, ओवरऑल फोटोसिंथेटिक यील्ड को उस फेनोमेना नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब जो है इमर्सन में क्लोरेला को टू डिफरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट, वन विथ 680 नैनोमीटर, वन विथ 700 नैनोमीटर साइमल्टेनियसली जो है क्लोरेला को दिया, तो ऑक्सीजन रिलीज भी इंक्रीज हुआ, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट यील्ड भी इंक्रीज हुआ। इस इंक्रीमेंट को हम बोलते हैं इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। सो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज, photosynthetic yield increases when 680 nanometer monochromatic light as well as 700 nanometer monochromatic light provided simultaneously to the chlorella। क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जब जो है 700 नैनोमीटर का लाइट दिया जा रहा है, अब ध्यान समझिएगा, कंक्लूजन क्या हम निकाल सकते हैं, जब 700 नैनोमीटर का लाइट दिया जा रहा है उस समय कोई एक पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम काम कर रहा होगा जिसका ऑक्सीजन प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। जब जो है 680 नैनोमीटर का लाइट दिया जा रहा होगा, कोई एक दूसरा पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम काम कर रहा होगा जिसका ऑक्सीजन प्रोडक्शन से लेना देना है, लेकिन 680 नैनोमीटर प्रेजेंट है, दूसरा जो फोटो सिस्टम है 700 नैनोमीटर के प्रेजेंस में जो काम कर रहा है, इस समय वो काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि केवल 680 वाला हमने दिया। तो मतलब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को कोई एक फोटो सिस्टम पकड़ रहा होगा जिसका रिलेशन है जो है ऑक्सीजन प्रोडक्शन से, और 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को कोई दूसरा फोटो सिस्टम पकड़ रहा होगा जिसका रिलेशन नहीं है जो है एवोल्यूशन या प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन से। हुआ ना दो फोटो सिस्टम, बात समझा। ये नीचे वाला लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोटो सिस्टम 2 काम कर रहा होगा, ऊपर वाला लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोटो सिस्टम 1 काम कर रहा होगा। दोनों को जो है साथ में दिया गया तो फोटो, बात समझा। इरेज करके फ्रेम करता हूं स्टेटमेंट, बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। when two different wavelength of monochromatic light, one with 680 nanometer and other with more than 680 नैनोमीटर, अप्रोक्सीमेट लेते हैं 700 नैनोमीटर या इन जनरल 700 नैनोमीटर, provided simultaneously or together both evolution of oxygen and photosynthetic yield increase. This phenomena termed as immersion enhancement effect। ठीक है, तो सुनिएगा। thus it can be concluded that there are two different photosystem,
photosystems, two different photosystems require two different photosystem, ठीक है। आगे स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा हूं, which need two different wavelength of light for their activation या for their functioning, ठीक है। तो बस इतनी सी बात रखूंगा, ये रेड ड्रॉप इफेक्ट या इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट, ठीक है। यहां पर हेडिंग दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, प्रूफ फॉर occurrence of two photosystems। फिनिश किया मैंने स्टोरी, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट देंगे तो जो है 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, 680 नैनोमीटर का देंगे तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। मतलब तो यही हुआ ना कि 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड लाइट को ट्रैप करने में एक डिफरेंट टाइप का पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम काम कर रहा है, जो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं परफॉर्म करता है। दूसरा 680 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी हुआ, ऑक्सीजन रिलीज भी हुआ, फोटोसिंथेटिक यील्ड कम हुआ क्योंकि NADPH2 बाद में नहीं बना। दोनों को सम अप किया, कंक्लूजन मिल गया कि दो डिफरेंट फोटो सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं। बात क्लियर है? ले चल स्टोरी आगे, ये रेस कर रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूं, समझिएगा प्लीज। हेडिंग है क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम नथिंग बट फोटोन, ठीक है। सो क्वांटम रिक्वायरमेंट को मैंने यहां पर समझाया, इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ नीड योर अटेंशन, नंबर ऑफ लाइट क्वांटम या फोटोन फॉर रिलीज ऑफ one molecule of oxygen। क्वांटम रिक्वायरमेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए दो वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं। हेलो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाले स्टोरी में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हमने बोला था 4 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा, 2 वापस से बन जाता है। जनरली मोस्टली जो रिप्रेजेंटेशन है 2 वाटर मॉलिक्यूल, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन देते हैं। 2 मॉलिक्यूल का ब्रेक होना 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 ऑक्सीजन में, it occurs in the presence of light energy, in the presence of photon, in the presence of light quantum। इसलिए हम हेडिंग को नाम देते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में 2 वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कितने फोटोन की एनर्जी यूज करेगा, कितने लाइट क्वांटम को यूज करेगा, कितना नंबर ऑफ लाइट रेज या फोटोन एनर्जी चाहिए, इसी को हमने बोला जो है क्वांटम रिक्वायरमेंट। कैलकुलेटेड है 8 फोटोन या 8 फोटोन चाहिए, ठीक है। सो यहां पर थोड़ा देखिएगा, इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट 8 photons needed for release of 1 oxygen
one oxygen molecule by photolysis of 2 molecules of water। इसका थोड़ा सा एक और स्टेप आगे जाके एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो सुनिएगा। 2 वाटर मॉलिक्यूल जब ये ब्रेक होता है तो 4 प्रोटॉन बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन बनता है और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है। हमारा ये क्वेश्चन है कि एक मॉलिक्यूल रिलीज करने के लिए ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल का हुआ फोटोलाइसिस, और फोटोलाइसिस किया जो है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने, तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स लाइसिस ऑफ वाटर फोटोन की एनर्जी में किया, लाइट क्वांटम में किया, कितना नंबर ऑफ लाइट लिया। तो यहां पर स्टोरी समझिएगा, थोड़ा सुनिएगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, थोड़ा सुनिएगा। P680 से इलेक्ट्रॉन जाएगा, फ्यूफाइटिन से आएगा, प्लास्टोक्यूनोन से आएगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एंड सो ऑन। नीड अटेंशन। एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रोल डाउन कराने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नचाने के लिए 2 फोटोन की जरूरत होती है। ये कैलकुलेटेड है, थोड़ा सुनिएगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 2 photons required for transfer of 1 electron, ठीक है। 10 for 4 electron 8 photons needed, ठीक है। यहां से भी हमें कंक्लूजन कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट कराने के लिए 8 फोटोन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन मिलता है 2 वाटर के मॉलिक्यूल के ब्रेकिंग से, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल के ब्रेकिंग से निकलता है 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये नीचे वाली भी स्टोरी को हम रिलेट कर सकते हैं। ये एक टाइप का मेमोरी पॉइंट है, याद कर लीजिए। 8 फोटोन चाहिए। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ लाइट क्वांटम या नंबर ऑफ लाइट एनर्जी या नंबर ऑफ फोटोन required to produce 1 molecule of oxygen after photolysis of water, कितना नंबर? 8 फोटोन, 8 लाइट क्वांटम। इरेज करता हूं। क्वांटम रिक्वायरमेंट का अपोजिट हेडिंग ले रहा हूं, क्वांटम यील्ड। ध्यान दीजिएगा, क्वांटम यील्ड। क्वांटम रिक्वायरमेंट सीधा सीधा अगर मैं मीनिंग निकालूं तो नाम ही बता रहा है, क्वांटम रिक्वायरमेंट, लाइट क्वांटम रिक्वायरमेंट टू रिलीज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्वांटम यील्ड का मीनिंग अगर मैं निकालूं तो एक क्वांटम कितना ऑक्सीजन यील्ड करेगा। एक क्वांटम 1 फोटोन एनर्जी की वजह से, 1 फोटोन की वजह से कितना ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। बात पकड़िएगा, पकड़ो तो सही। क्वांटम रिक्वायरमेंट मतलब कितना फोटोन चाहिए, कितना नंबर ऑफ फोटोन चाहिए एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। क्वांटम यील्ड का मतलब 1 फोटोन से कितना ऑक्सीजन रिलीज होगा। पकड़ा? पक्का? चले आगे। सो मैंने यहां पर बोला क्वांटम यील्ड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, या ऑक्सीजन सिंपली ठीक है, मॉलिक्यूल ठीक है, जो है थोड़ा जो इंग्लिश पे मत जाइएगा। सो रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व पर क्वांटम, पर लाइट क्वांटम या फोटोन, पर लाइट क्वांटम या फोटोन। अरे बताओ तो सही, क्लियर है ना? नंबर ऑफ लाइट क्वांटम या फोटोन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए,
यह है क्वांटम रिक्वायरमेंट। एक फोटॉन से कितना ऑक्सीजन रिलीज होगा, यह है क्वांटम का यील्ड। थोड़ा सुनिएगा, मैंने यहां पर बोला जो है 8 फोटॉन्स से हमें मिल रहा है 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और हमारा यहां पर क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व पर लाइट क्वांटम। तो एक लाइट क्वांटम से कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो यहां पर एक लाइट क्वांटम या एक फोटॉन से कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है, सो 8 फोटॉन चाहिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए। यह रहा जो है क्वांटम रिक्वायरमेंट। अब है एक फोटॉन से कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा, 1/8 ऑक्सीजन। कितना, 1/8 ऑक्सीजन। कितना, 0.125 ऑक्सीजन। ठीक है, कितना, 12.5%। ठीक है, क्वांटम यील्ड क्या है, क्वांटम यील्ड है एक फोटॉन से 12.5% ऑक्सीजन या 0.125 ऑक्सीजन रिलीज होगा। बताओ जल्दी से बताओ, क्लियर है, पक्का। सो इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट, रेड ड्रॉप इफेक्ट, दोनों एक साथ में मिलकर यह बता दिए कि दो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट दो डिफरेंट फोटो सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए दो डिफरेंट फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं लाइट रिएक्शन में। उसके बाद क्वांटम रिक्वायरमेंट, क्वांटम यील्ड इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में फोटोफॉस्फोराइलेशन के लैंग्वेज में समझा। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन का लैंग्वेज किसी और का नहीं, रॉबर्ट हिल का लैंग्वेज है, जिसको हमने हिल्स रिएक्शन भी नाम दिया। पीटर मिचेल को बुला रहा हूं, ये एटीपी के फॉर्मेशन का एक अलग जो है स्टोरी बता रहे हैं, जो मोस्ट एक्सेप्टेड स्टोरी बोल सकते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी के फॉर्मेशन के लिए जो है रेलिवेंट है, और यही सेम स्टोरी माइटोकॉन्ड्रिया में भी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रेलिवेंट होगा। हेडिंग लिया मैंने यहां पर केमियोस्मोटिक थ्योरी, केमियोस्मोटिक थ्योरी, केमियोस्मोटिक थ्योरी समझिएगा प्लीज। सिंपल सा आसान सा टॉपिक है, गिवन बाय पीटर मिचेल, गिवन बाय पीटर मिचेल 1961। पीटर मिचेल क्या बोल रहे हैं सुनिएगा। पीटर मिचेल बोल रहे हैं एटीपी का प्रोडक्शन, सॉरी नॉट प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ एटीपी लिंक्ड विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ एटीपी, it is associated or linked with formation of या synthesis of ATP, it is linked with proton establishment या generation of proton gradient या development of proton gradient या development of proton motive force across the membrane। और ये मेम्ब्रेन कोई और नहीं, थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है। थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के इस तरफ और थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के उस तरफ, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के इस तरफ और थैलाकोइड मेम्ब्रेन के उस तरफ इस्टेब्लिश होगा, डेवलप होगा प्रोटॉन कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट, प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा। थैलाकोइड मेम्ब्रेन के इस तरफ और थैलाकोइड मेम्ब्रेन के उस तरफ प्रोटॉन के कंसंट्रेशन में डिफरेंसेस होंगे। इस डिफरेंसेस को प्रोटॉन मोटिव फोर्स या प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल रहा हूं। ये कॉज है, ये कॉज है, ये रीजन है एटीपी फॉर्मेशन का। समझते हैं, तो सुनिएगा, ठीक है। According to chemiosmotic theory, according to chemiosmotic theory,
formation of ATP is linked with development of proton concentration gradient या प्रोटॉन मोटिव फोर्स, पीएमएफ बोलते हैं, फोर्स अक्रॉस मेम्ब्रेन मेंशन कर देते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, कैसे हुआ? बात की बात है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के इधर और उधर, अंदर और बाहर। कहीं पर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, कहीं पर प्रोटॉन का कम कंसंट्रेशन होगा। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर या तो बाहर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम और ज्यादा होगा। कहां होगा हम बताएंगे। इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से, इस प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट की वजह से प्रोटॉन का ऑस्मोटिक, ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन का ऑस्मोटिकली ट्रांसफर होगा, माइग्रेशन होगा। सुनो, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के इधर या उधर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम और ज्यादा होगा, इसी को बोल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स, इसी को बोल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से थोड़ी देर बाद प्रोटॉन ऑस्मोटिकली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, माइग्रेट होगा। और जब प्रोटॉन अपने हाई कंसंट्रेशन से भागेगा लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो वो भागते 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 एनर्जी रिलीज करेगा और उस एनर्जी को कैप्चर करेगा कोई। वो कोई कौन है? बात की बात है, जब प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक होगा, ब्रेकिंग ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिलीज energy, and that energy consumed, utilized for combining ADP with IP to produce ATP। ऐसे में बनेगा ATP। और ये बनाएगा कौन? ATP सिंथेटेज एंजाइम। बताऊंगा मैं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर ATP formation takes place due to breaking of proton concentration gradient, which releases energy, और ये एनर्जी यूटिलाइज्ड for combining adenosine diphosphate with single inorganic phosphate, PI लिखिए या IP लिखिए, to produce ATP process performed by ATPase। ATPase जो है शॉर्ट फॉर्म ऑफ ATP सिंथेटेज। मिचेल बोल रहे हैं कि थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक इस्टेब्लिश होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स इस्टेब्लिश होगा, जिसका लिंक है एटीपी के फॉर्मेशन से, जो कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का कनेक्शन है एटीपी के फॉर्मेशन से। आगे मैंने बोला कि ये जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थैलाकॉइड के इधर और उधर एस्टेब्लिश हुआ, ये बाद में ब्रेक होगा।
प्रोटॉन ऑस्मोटिकली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ ड्यूरिंग माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एनर्जी का रिलीज होगा, दैट एनर्जी कैप्चर्ड बाय ATP synthase enzyme, and this ATP synthase enzyme is responsible for forming ATP by joining ADP with IP. इसका कोई नामो निशान नहीं लिया था जो है हिल ने ATPase का कोई मेंशन नहीं किया था। कहीं कहीं कोई जो है टेक्स्ट बुक में या रेफरेंस बुक में या मैंने जो है कोई जो है बोलेगा वो जो हिल का स्टोरी है वहां पर ये स्टोरी को कनेक्ट कर देते हैं, तो वहां पर भी एटीपी सिंथेसिस जो मैंने जो है अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F के बीच में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास जो फोटोन की एनर्जी है उस फोटोन की एनर्जी को यूज किया जाएगा एडीपी और आईपी को जोड़ के एटीपी बनाने में। यहीं पर इस स्टोरी को कोई चिपका देता है, वो स्टोरी वहां पर, ये स्टोरी यहां पर, आगे की स्टोरी ले चलता हूं, कनेक्ट करूंगा मैं सब, ये इरेज कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, एटीपी फॉर्मेशन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। सुनिएगा प्लीज। पहला है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स। तीसरा ब्रेकिंग ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रोटॉन मोटिव फोर्स। 3 स्टेप में मैं स्टोरी कंप्लीट करूंगा। आइएगा, समझिएगा, देखिएगा। ये जो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी है इसके लिए मुझे चाहिए एक मेम्ब्रेन, और ये मैंने लिया एक मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड। ये थैलाक्वाइड का मेम्ब्रेन है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, समझिएगा अच्छे से। ये है थैलाक्वाइड का मेम्ब्रेन। बताइए प्लीज थैलाक्वाइड के बाहर क्या है, बताओ। थैलाक्वाइड के बाहर स्ट्रोमा होगा, द सेमी फ्लूइड मटेरियल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये थैलाक्वाइड के बाहर स्ट्रोमा है, और थैलाक्वाइड के अंदर जल्दी से बता दीजिए क्या है, ल्यूमेन। थैलाक्वाइड के अंदर के स्पेस को हम ल्यूमेन बोलते हैं। दो मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाक्वाइड जो स्पेस कवर कर रहे हैं, दिस कैविटी को हम ल्यूमेन बोल रहे हैं। बात समझा? ये यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट होता है, देन यहाँ पर अगेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड थैलाक्वाइड होता है। इसी थैलाक्वाइड को हमने जूम आउट किया। बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन पर यहाँ पर है फोटोसिस्टम 2। बात पकड़िएगा, यह है फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 से एसोसिएटेड आउटर थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन होगा। उसके बाद मेम्ब्रेन के अंदर होगा प्लास्टोक्विनोन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। उसके बाद होगा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होगा। उसके बाद मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर PC होगा, और देन होगा जो है फोटोसिस्टम 1। यहां पर होगा फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 के पास थैलाक्वाइड आउटर थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहेगा फेरोडॉक्सिन, और यहीं कहीं पर रहेगा फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम स्ट्रोमा की तरफ। ये है हर एक का लोकेशन। सो फोटोसिस्टम 2 फियोफाइटिन अटैच्ड विथ आउटर थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन, प्लास्टोक्विनोन बीच में रहेगा, डबल फॉस्फोलिपिड लेयर के बीच, दोनों लेयर के बीच में रहेगा, फ्री है साइटोक्रोम B6 प्लास्टोसाइनिन। फोटोसिस्टम 1 फेरोडॉक्सिन आउटर थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ सरफेस पर अटैच रहेगा, और स्ट्रोमा की तरफ एंजाइम
नियर द फोटोसिस्टम 1 रहेगा फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, सॉरी फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज। फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज फोटोसिस्टम 1 से एसोसिएटेड है, वो भी उस समय जब नॉन साइक्लिक की बात होगी। अगर फोटोसिस्टम 1 केवल साइक्लिक काम कर रहा है तो फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज नाम नहीं लिया जाता है। थोड़ा सुनिएगा, यही फोटोसिस्टम 2 के आसपास इनर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है ओईसी। इनर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है ओईसी, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स MnCaCl का बना हुआ, मैग्नीज कैल्शियम और क्लोरीन MnCaCl का बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स है। स्टोरी चालू हो गई, बात पकड़ेगा। MnCaCl ये करेगा 2 वाटर का ब्रेकिंग। क्या करेगा? 2 वाटर का ब्रेकिंग। MnCaCl का बना हुआ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स करेगा 2 वाटर का ब्रेकिंग। तो देखिएगा 2 वाटर का ब्रेकिंग। नीड योर फुल अटेंशन हियर। मुझे मिलेगा 4 इलेक्ट्रॉन, मुझे मिलेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और मुझे मिलेगा 4 प्रोटॉन। यही तो होगा वाटर के ब्रेकिंग से, पहले भी हमने बोल चुका हूं। ठीक है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा जो कि थैलाकॉइड से बाहर आएगा स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा से जो है वो मेसोफिल के साइटोप्लाज्म में और फिर बाहर निकल जाएगा। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन पकड़ लेंगे फोटोसिस्टम 2 के एक्सेसरी पिगमेंट, और ये जो 4 प्रोटॉन है ये यही ल्यूमेन में कलेक्ट हो जाएंगे। 4 प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन 4 प्रोटॉन। बात समझिएगा। नाउ यहां पर वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ। यहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से 4 प्रोटॉन ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। 2 वाटर के फोटोलाइसिस से 1 ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। 2 वाटर के फोटोलाइसिस से 4 इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 के लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट या एक्सेसरी पिगमेंट एक्सेप्ट करेंगे और फोटोसिस्टम 2 के P680 रिएक्शन सेंटर P680 से 4 इलेक्ट्रॉन इट इज गिवन टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब ट्विस्ट आ रहा है, मिचेल का लैंग्वेज और हिल का लैंग्वेज समझिएगा। थियोफाइटिन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा नॉट टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर बट टू हाइड्रोजन कैरियर। बात समझिएगा। थियोफाइटिन 4 इलेक्ट्रॉन को देगा प्रोटॉन कैरियर मॉलिक्यूल को, न कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर को। ट्रांसपोर्टर और कैरियर थोड़ा लैंग्वेज समझिएगा। सो ये जो प्लास्टोक्यूनोन है, ये प्रोटॉन कैरियर है, इसकी एफिनिटी प्रोटॉन की तरफ है। इलेक्ट्रॉन को लेगा, दूसरे को दे देगा। इलेक्ट्रॉन से इसका कोई ज्यादा लगाव नहीं है, प्लास्टोक्यूनोन का लगाव है प्रोटॉन से। बात समझिएगा। नाउ ये क्या होगा? ये प्लास्टोक्यूनोन वाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन, it will pump proton from the stroma. प्लास्टोक्यूनोन स्ट्रोमा में अवेलेबल प्रोटॉन्स को पंप करेगा। बात पकड़िएगा। प्रोटॉन एक आयन है, आयन का मेम्ब्रेन के अक्रॉस आना चाहिए एनर्जी। ये प्लास्टोक्यूनोन लवर है प्रोटॉन का। प्लास्टोक्यूनोन का काम है स्ट्रोमा में अवेलेबल प्रोटॉन को पंप करके ल्यूमेन में छोड़ देना। प्लास्टोक्यूनोन को पता है कि प्रोटॉन को अगर मुझे
स्ट्रोमा से लाना है ल्यूमेन में तो चाहिए एनर्जी। प्लास्टोक्विनोन को यह भी पता है कि एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा। बात समझेगा। सो प्लास्टोक्विनोन इट इज प्रोटॉन कैरियर, प्लास्टोक्विनोन इट इज प्रोटॉन कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर। थियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन कैरियर है लेकिन प्लास्टोक्विनोन प्रोटॉन कैरियर है। साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन कैरियर है, प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इसकी एफिनिटी, प्लास्टोक्विनोन की एफिनिटी ज्यादा होती है। थोड़ा सुनिएगा। नाउ यहां पर while transporting 4 electron, प्लास्टोक्विनोन will take 2 proton और कन्वर्ट हो जाएगा। यहां सब कुछ मेम्ब्रेन पर ही हो रहा है, बट मुझे थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी को समझिएगा, PQH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे 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 ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर थियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर किया प्रोटॉन कैरियर PQ को, PQ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करेगा, स्ट्रोमा में अवेलेबल 2 प्रोटॉन को पंप करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा PQH2 में। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास है? इलेक्ट्रॉन है PQH2 के पास। इलेक्ट्रॉन जब PQH2 से जा रहा होगा साइटोक्रोम B6F में, ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये जो 2 हाइड्रोजन है ये रिलीज हो जाएगा इन द ल्यूमेन। थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन लिया प्लास्टोक्विनोन ने, जैसे इलेक्ट्रॉन मिला उसकी एनर्जी को यूज किया और 2 प्रोटॉन को स्ट्रोमा से अपने साथ अटैच करवा के PQH2 में कन्वर्ट हो गया। अब जब जो है इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को जाएगा तो एनर्जी भी चला जा रहा है, एनर्जी ही लगा के PQ ने H2 को पकड़ा था, और जब इलेक्ट्रॉन PQH2 से आगे जाएगा तो एनर्जी भी जा रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ। ये जो हाइड्रोजन है ये 2 प्रोटॉन के फॉर्म में ल्यूमेन में दे दिया जाएगा, रिलीज हो जाएगा। नाउ यहां पर नेक्स्ट साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन को देगा, प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को देगा PS1 से P700 फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP बन जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP पकड़ेगा और कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP माइनस माइनस में। बात समझा? थोड़ा सुनेगा। अब हुआ क्या इसकी वजह से? 4 प्रोटॉन एक्यूमुलेट हुए हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से। 2 प्रोटॉन आया जो है वाइल ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन से 2 प्रोटॉन आता है, 4 इलेक्ट्रॉन से 8 आएगा, मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, यहां पर 2 प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन आता है, 2 प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 8 प्रोटॉन आएगा, आगे मैं कैलकुलेट करवा दूंगा, इतना ज्यादा तामझाम अभी नहीं लेना है। अब जैसे दो चीजें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन या इंक्रीज इन प्रोटॉन कंसंट्रेशन इन द ल्यूमेन, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन बाय प्लास्टोक्विनोन व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन। वाह, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन बाय प्लास्टोक्विनोन while transporting electron in the lumen further increase करेगा प्रोटॉन कंसंट्रेशन को in the lumen। तो यहां पर थोड़ा सुनिएगा, ल्यूमेन में थोड़ा सुनिएगा, इन ल्यूमेन प्रोटॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ल्यूमेन में प्रोटॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ और जो भी प्रोटॉन स्ट्रोमा में होगा 2 चीजें होंगी उसके साथ। जो भी अवेलेबल प्रोटॉन होगा स्ट्रोमा में थैलाकोइड के बाहर, 2 चीज हो रहा है, उस प्रोटॉन के साथ पहला उसका पंपिंग होगा अंदर की तरफ ल्यूमेन में, या फिर उस प्रोटॉन को NADP रिडक्टेज जोड़ देगा, NADP निगेटिव के साथ, माइनस के साथ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हम बाद में बताएंगे।
सो यहां पर ड्यू टू पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा इन द ल्यूमेन as well as due to release of proton by photolysis of water in the lumen proton concentration will increase और स्ट्रोमा में प्रोटॉन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। जैसे जैसे प्रोटॉन पंप होता जाएगा ल्यूमेन में, जैसे जैसे प्रोटॉन ऐड होता जाएगा ल्यूमेन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से, वैसे वैसे प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ेगा ल्यूमेन में। मोर द प्रोटॉन कंसंट्रेशन, केमिस्ट्री बोलता है पीएच लेस होगा, इसका पीएच 5 होगा। सो पीएच 5 होगा ल्यूमेन में, लेस द प्रोटॉन कंसंट्रेशन, पीएच मोर होगा, ये 8 पीएच पहुंच जाएगा। सो प्रोटॉन बढ़ रहा है ना, प्रोटॉन कंसंट्रेशन हाई है स्ट्रोमा में, प्रोटॉन कंसंट्रेशन लो, प्रोटॉन कंसंट्रेशन लो है इन द स्ट्रोमा, प्रोटॉन कंसंट्रेशन हाई है इन द ल्यूमेन। आगे मैं और भी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करूंगा। सो दिस रिजल्ट्स इन, व्हाट रिजल्ट्स इन? एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन इन द ल्यूमेन and pumping of protons from the stroma in the lumen results in increase in proton concentration in the lumen, decrease in proton concentration in the stroma. This finally establishes proton concentration gradient across the membrane, thalapite का membrane proton concentration gradient establish हुआ। ज्यादा है ल्यूमेन में, कम है स्ट्रोमा में, कम है स्ट्रोमा में, ज्यादा प्रोटॉन है ल्यूमेन में, ज्यादा और कम, इसी को हम बोलते हैं प्रोटॉन के कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। नाउ कोई भी पार्टिकल जब एक तरफ ज्यादा होता है और दूसरी तरफ कम होता है तो वो अपने कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करने के लिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहेगा। तो सुनिएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन थोड़ा सुनिएगा, ई वाला प्रोटॉन जो इन द ल्यूमेन इंक्रीज हो रहा है, ये प्रोटॉन अपने कंसंट्रेशन को अक्रॉस द मेम्ब्रेन इक्वल करने के लिए ल्यूमेन से भागेगा टुवर्ड्स द स्ट्रोमा। बात समझिएगा, प्रोटॉन जो ज्यादा है ल्यूमेन में, कम है स्ट्रोमा में, प्रोटॉन अपने कंसंट्रेशन को ल्यूमेन और स्ट्रोमा में इक्वल मेंटेन करने के लिए ल्यूमेन से ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन वाले एरिया से प्रोटॉन भागेगा, जाना चाहेगा लो कंसंट्रेशन वाले एरिया स्ट्रोमा में। बट प्रोटॉन के लिए मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, यहां से जा रहा है नहीं जा पाएगा। प्रोटॉन के लिए ल्यूमेन जो है थैलाकोइड का मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है। बेचारा प्रोटॉन तड़प रहा है अपने कंसंट्रेशन को जो है थैलाकोइड के इस तरफ और उस तरफ इक्वल मेंटेन करने के लिए बाहर जाना चाह रहा है, बट प्रोटॉन के लिए थैलाकोइड का मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है। प्रोटॉन स्ट्रोमा से आया था जो है थैलाकोइड के ल्यूमेन में, वो भी एनर्जी के थ्रू, बट अब कोई एनर्जी देने वाला नहीं है मेम्ब्रेन पास करवाने के लिए। Proton, for maintaining concentration gradient, it is willing to leave the lumen and willing to enter in the stroma to maintain concentration, but the thylakoid का lumen is impermeable for proton। तड़प रहा है, इधर से जा रहा है, मेम्ब्रेन नहीं जाने दे रहा है, इधर ट्राई किया, मेम्ब्रेन नहीं जाने दे रहा है। प्रोटॉन की इस तड़पन को दूर बैठा एक मेंबर, एक स्ट्रक्चर, प्रोटॉन के इस तड़पन को दूर बैठा इस थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में कहीं दूर बैठा एक स्ट्रक्चर देख रहा था। वो स्ट्रक्चर नाम है एटीपी सिंथेटेज, बना है 2 पार्ट से। नाम है एटीपी सिंथेटेज, बना है 2 पार्ट से। एक है F0 CF0 बोलिए और दूसरा है F1 CF0 और दूसरा है F1 या CF1। C रिप्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट का F0, C रिप्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट का F1। F0 F1 माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। वो ऑक्सीसोम, पता है ऑक्सीसोम, फर्नांडिस मोरॉन पार्टिकल, ऑक्सीसोम, एलिमेंट्री पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 ऐसा ही जिसको हम एटीपी सिंथेटेज बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से भी अटैच्ड होता है, यहां पर भी है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए
क्लोरोप्लास्ट का F0, क्लोरोप्लास्ट का F1, collectively called ATPase, ATP synthetase, ATP synthetase। ठीक है, कहीं कहीं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर दूर प्रेजेंट कहीं तो एक स्ट्रक्चर है जो दो पार्ट का बना है। F0, थोड़ा सुनिएगा, F0 ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है। बात पकड़ेगा, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है विच इज एम्बेडेड इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और ये F1 इट प्रोट्रूड्स out towards, it protrude out towards स्ट्रोमा। बात पकड़िएगा, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसके पास टनल है, चैनल के जैसा काम कर रहा है। अब ये जो F0 F1 कलेक्टिवली एटीपी सिंथेटेज है। एटीपी सिंथेटेज में जो F1 पार्ट है इट हैज, थोड़ा सुनिएगा, दिस CF1 हैज एक्चुअल, CF1 हैज एक्चुअल कैटालिटिक एक्टिविटी। एक्चुअल कैटालिटिक एक्टिविटी किसके पास है? F1 के पास है। और क्या कैटालिटिक एक्टिविटी है? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम का CF1 पार्ट ही एक्चुअली करता है एटीपी का सिंथेसिस बाय कंबाइनिंग ADP विद सिंगल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ADP और IP को जोड़ के ATP बनाता है एटीपी सिंथेटेज का F1 पार्ट, CF1 पार्ट। But for joining ADP and IP to produce ATP, this F1 part of ATP synthetases require energy। इसको एनर्जी चाहिए। F1 को पता है, CF1 क्लोरोप्लास्ट F1 को पता है कि जब कोई पार्टिकल हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, जो है जब किसी पार्टिकल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। ये F1 ने F0 को बोला, देखो यहां देखो प्रोटॉन, देखो F1 ने F0 को बोला थोड़ा ल्यूमेन के अंदर देखो भाई साहब प्रोटॉन ज्यादा है। F0 ने बोला हाँ वो तो देख रहा हूं। थोड़ा F1 ने F0 को बोला थोड़ा ये भी देखो कि बेचारा प्रोटॉन तड़प रहा है, तड़प रहा है बाहर, अंदर से बाहर जाने के लिए, बट कॉम्बैक्ट मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है। F0 ने बोला हाँ भाई साहब वो भी मैं देख रहा हूं, बताइए। अच्छा, इस F1 ने F0 को बोला मेरे पास कैटालिटिक एक्टिविटी है, मैं ADP और IP को जोड़ के ATP बना सकता हूं, इसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। F0 ने बोला हाँ भाई साहब ठीक है, मेरा क्या इसमें रोल होगा? तो उसने बोला अगर आप इस प्रोटॉन को बुलाओ जिसके लिए मेम्ब्रेन इम्परमेबल है और इस प्रोटॉन को आप अपने टनल के थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करके बाहर निकलने में हेल्प करो तो प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ पाएगा आपके थ्रू, और जब आएगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक होगा और एनर्जी रिलीज करेगा, मैं उस एनर्जी को ट्रैप कर लूंगा। चलिए, F0 ने बोला ठीक है। इसने बोला ओ प्रोटॉन, इसने बोला ओ प्रोटॉन मैं आपके तड़प को देख रहा हूं, आप काफी देर से, आप काफी समय से ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाना चाहते हो, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है ये इम्परमिएबल है। आइए, मैं एक टनल प्रोटीन हूं, मेरे टनल के अंदर से आप मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हो। तो बोला ठीक है। तो ये प्रोटॉन इस F0 से निकला बाहर, ये प्रोटॉन इस F0 से निकला बाहर। क्लियर तो नहीं है, बट कन्वीनियंट के लिए मैं 4 प्रोटॉन लूंगा, कहीं पर 3 प्रोटॉन दिया गया है। क्लियर नहीं है, बट मैं आगे एक स्टोरी में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करूंगा, मैं 4 प्रोटॉन लूंगा।
एक प्रोटॉन बाहर गया, दो प्रोटॉन बाहर गया, तीन प्रोटॉन बाहर गया, चार प्रोटॉन बाहर गया, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ प्रोटॉन जा रहा है, थोड़ी सी एनर्जी छोड़ा, एक ने थोड़ी सी एनर्जी छोड़ा, दूसरे ने थोड़ी सी एनर्जी छोड़ा, तीसरे ने थोड़ी सी एनर्जी छोड़ा, चौथे ने, और इतनी एनर्जी मिली इस F1 को कि F1 में हुआ कंफर्मेशनल चेंज। सो 4 प्रोटॉन, कितना प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन का रिलीज होगा थ्रू F0 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, गिव्स इनफ एनर्जी टू F1 फॉर कंफर्मेशनल चेंज टू ज्वाइन ADP विथ IP टू फॉर्म ATP। ऐसे में होगा ATP का फॉर्मेशन, ठीक है। और जैसे जैसे प्रोटॉन बाहर निकल रहा है, इस प्रोटॉन को थोड़ा सुनो थोड़ा, इस प्रोटॉन को ये FNR बुलाएगा और FNR इस प्रोटॉन को, 4 प्रोटॉन को जोड़ देगा, बन जाएगा NADPH2। ऐसे में बनेगा NADPH2 और ATP। तो ATP का फॉर्मेशन, ATP सिंथेटेज करता है। ATP सिंथेटेज का मेन पार्ट जो ATP फॉर्मेशन करता है F1 है। F1 को चाहिए एनर्जी प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ब्रेकिंग से मिलता है। तो इस स्टोरी में लाइट का क्या रोल है? लाइट का रोल है पंपिंग ऑफ प्रोटॉन में, बट हिडन रोल है, रियल रोल, ठीक है। तो कोई जो है एक्सप्लेन करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इवन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही यहां पर PQ से जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेंगे तो प्रोटॉन वहीं पर पंप कर लेंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज कर रहा है PQ प्रोटॉन को एक्टिवली पंप करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और नहीं, प्रोटॉन की लाइट की एनर्जी ही होती है ना। तो मैंने हिल वाला और मिचेल वाला स्टोरी अलग अलग समझा दिया। समअप किया जाए, स्टोरी समझा, थोड़ा सुनिएगा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन, 4 प्रोटॉन। 4 प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो गए ल्यूमेन में, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, 4 इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर पर पहुंचा। अब पंपिंग ऑफ प्रोटॉन आगे मैं जो है बोल रहा हूं। फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर, दैट इज फियोफाइटिन। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर विल हैंड ओवर द इलेक्ट्रॉन नॉट टू इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू प्रोटॉन कैरियर, दैट इज PQ. The PQ, while transporting electron, it will use the energy of electron, nothing but photon की energy, to pump proton from the stroma in the lumen. Now transport कर दिया साइटोक्रोम B6F के पास, आया फोटोसिस्टम 1 के पास, फेरोडॉक्सिन के पास, और इलेक्ट्रॉन को NADP मॉलिक्यूल पकड़ के नेगेटिवली चार्ज हो गया। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर as well as pumping of proton by the proton carrier PQ results in increase in concentration of proton in the lumen of thylakoid and decrease in proton concentration of in the stroma, proton concentration in the stroma. The pH of the lumen decreases, the pH in the stroma increases due to accumulation of proton in the lumen, due to decrease in proton concentration in the stroma. There is establishment of proton concentration gradient across thylakoid membrane. Now to equalize proton concentration gradient across the thylakoid membrane, the proton will move out of the lumen in the stroma, but for proton movement across the thylakoid membrane, the thylakoid membrane is impermeable. The movement of proton from high concentration to low concentration from lumen to stroma called proton concentration gradient का breaking of proton concentration gradient helped by the membrane embedded tunnel protein called CF0. CF0
in facilitated diffusion, with the help of facilitated diffusion, the CF0 will help the proton to come out from lumen in the stroma. 4 प्रोटॉन का रिलीज, 4 प्रोटॉन का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फ्रॉम ल्यूमेन टू द स्टोमा give sufficient energy, release sufficient energy for the F1 part of ATP synthase, and that energy used by F1 to combine ADP and IP to form ATP. The proton which came in the stroma taken by NADP FNR, ferredoxin NADP reductase enzyme, for the reduction of negatively charged NADP into NADPH2. यहां ATP बन गया. सो स्टोमा में 2 रीजन की वजह से प्रोटॉन कम हो रहा है. एक तो पंपिंग, और दूसरा जो भी प्रोटॉन फिर से ऐड हो रहा है उसको NADP रिडक्टेज NADP माइनस माइनस के साथ जोड़ दे रहा है. और ल्यूमेन में प्रोटॉन 2 रीजन से बढ़ रहा है, एक फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से और दूसरा पंपिंग ऑफ प्रोटॉन बाय PQ. क्लियर क्लियर. थ्योरी माइनर थ्योरी, इसका थ्योरी रिप्रेजेंट कर देते हैं. हो गया केमी ऑस्मोटिक थ्योरी. ऑस्मोसिस का मतलब हाई से लो कंसंट्रेशन, वो भी किसका? केमिकल का या एलिमेंट का. तो केमिकल या एलिमेंट जो है केमिकल मॉलिक्यूल या केमिकल का मतलब प्रोटॉन. ठीक है, तो प्रोटॉन का ऑस्मोटिक हाई से लो कंसंट्रेशन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा. यहां पर एनर्जी की वजह से अंदर आया और यहां पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ F0 की वजह से बाहर निकल रहा है. डन डन. आपके लिए भी डन, तो इरेज कर रहा हूं. आगे बढ़ते हैं. केमी ऑस्मोटिक थ्योरी का जो है रिटन पार्ट देख लेते हैं. सो स्टोरी मैंने ऐसे फ्रेम किया. केमी ऑस्मोटिक थ्योरी थोड़ा समझिएगा. फर्स्ट, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. Photolysis of water occurs near inner thylakoid membrane. Thylakoid membrane towards lumen side. Towards lumen side by ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स. थोड़ा समझिएगा. 2 water molecules broken, releasing 4 proton, 4 electron and oxygen. बात आगे मैंने लिखा 4 proton get accumulated in the lumen of thylakoid. Now next मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं. 4 electron taken by PS2 and from P680 electron transferred to first electron carrier protein, that is pheophytin. अब ट्विस्ट आ रहा है, समझिएगा प्लीज. pheophytin transfer electron not to an electron carrier but to a proton carrier molecule that is plastoquinone. यहां तक की बात क्लियर है. इरेज करके थियरी रिटन फॉर्म में और आगे ले चलते हैं. देखिएगा प्लीज. नेक्स्ट मैंने मेंशन किया plastoquinone while transporting electron to
cytochrome B6F complex, B6F complex, it pumps protons या हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा and release it into lumen of thylakoid. बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज. This electron now through other carriers accepted by NADP, which gets negatively charged. ठीक है. सो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन फोटोसिस्टम 1, उसके बाद फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस फेरोडॉक्सिन, और फाइनली इलेक्ट्रॉन NADP के पास पहुंच गया और इलेक्ट्रॉन NADP निगेटिवली चार्ज हो गया. नाउ नीड योर अटेंशन. यहां पर ड्यू टू photolysis of water and pumping of protons from stroma into lumen. I need attention. Proton concentration increases in the lumen and proton concentration decreases in the stroma of chloroplast. बात क्लियर है? ठीक है. इरेज करके रिटन पार्ट को आगे ले चलता हूं, तो समझिएगा आगे क्या मैं लिख रहा हूं. यहां पर मैंने मेंशन किया pH of lumen decreases whereas pH of stroma increases. pH of lumen decreases and pH of stroma increases. और सुनिएगा, there is development of proton concentration gradient या proton motive force across thylakoid membrane. बात समझिएगा. This is followed by breaking of proton concentration gradient with the help of enzyme ATP synthetase. और इसमें भी स्पेसिफिक पार्ट F0 पार्ट मैं मेंशन कर देता हूं, which has two parts. फर्स्ट है F0 या CF0 represent transmembrane channel embedded within membrane helping
facilitated diffusion of proton from lumen towards stroma, ठीक है। और दूसरा पार्ट मैंने लिया F1 या CF1, क्लोरोप्लास्ट F1 क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट F1 it protrude out towards stroma having catalytic function। इतना रिटन पार्ट रिलेटेड टू केमियोस्मोटिक थ्योरी। सीक्वेंस क्लियर है? इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ 4 प्रोटॉन्स, ठीक है। कैन बी 3 प्रोटॉन्स। बेसिकली मैं 4 प्रोटॉन पर हाईलाइट करूंगा, नॉट सो मच श्योर, कहीं कहीं पर 4 कहीं पर 3 प्रोटॉन है। तो 3 प्रोटॉन अगर ऑप्शन में है तो 3 प्रोटॉन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन में अगर पूछा गया है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ 4 प्रोटॉन फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा रिलीज sufficient energy which is used to change conformation of F1 part, resulting in combining of ADP and IP to form या to produce ATP। तो सुनिएगा यहां पर, the released proton in stroma used by ferredoxin NADP reductase enzyme to reduce NADP into NADPH2। ऐसे में सो मैं मेंशन कर सकता हूं, in this way ATP formation takes place in chloroplast and mitochondria. In chloroplast during photosynthesis, in mitochondria during respiration, ठीक है। Facilitated diffusion of proton from the lumen towards the stroma help they are performed by F0 part of the ATP synthetase ही है ऑस्मोटिक एक्टिविटी ऑफ द प्रोटॉन, इसलिए केमियोस्मोटिक थ्योरी। 4 मेन चीजें चाहिए हमें केमियोस्मोटिक थ्योरी में एटीपी फॉर्मेशन को समझने के लिए। एक मेम्ब्रेन, दूसरा प्रोटॉन पंप, तीसरा प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और चौथा एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। मेंशन करके बात आगे ले चल रहा हूं, इरेज करता हूं इसको, बात आगे मेंशन कर रहा हूं। यहां पर रिक्वायरमेंट्स फॉर एटीपी सिंथेसिस या रिक्वायरमेंट्स ऑफ केमियोस्मोटिक थ्योरी मेंशन कर सकते हैं। एक तो है मेम्ब्रेन चाहिए हमें, जो थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है। दूसरा प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन पंप जनरली हम प्लास्टोक्विनोन को कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा हमें प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए और चौथा हमें चाहिए
एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, तो हिल्स रिएक्शन ऑन द नेम ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और केमियोस्मोटिक थ्योरी दोनों लिंक हैं। यहां पर लाइट एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है, वर्ड्स ही नहीं यूज हो रहा है। लाइट एनर्जी इसके लैंग्वेज में अगर कहीं यूज हो रहा है तो वो जब जो है PQ से साइटोक्रोम B6 में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, तो वहीं पर प्रोटॉन को पंप कर किया जाता है, अगर हिल्स की बात समझा जाए तो। ठीक है, तो ये था केमियोस्मोटिक थ्योरी का कंप्लीट स्टोरी। बात क्लियर है? थोड़ा स्टोरी आगे ले चलते हैं। दो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग होगा तो कितना एटीपी और कितना NADPH2 बनेगा समझते हैं यहां पर। तो यहां पर एक जो है हेडिंग लिया, नंबर ऑफ एटीपी एंड NADPH2 produced, number of ATP and NADPH2 produced by photolysis of two molecules of water। ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये एक टाइप का क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं या हेडिंग ले सकते हैं। तो सुनिएगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जब ब्रेक होता है तो ये 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और इसके लिए मुझे चाहिए क्या, 8 फोटॉन्स चाहिए। ठीक है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है, 8 फोटॉन। थोड़ा सुनिएगा, नाउ नीड योर अटेंशन। यहां पर फॉर फॉर्मेशन ऑफ, या ऐसे बोले यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन टेकन बाई 1 मॉलिक्यूल of NADP, 2 molecule taken by 1 molecule of NADP to get negatively charged, दो वाटर मॉलिक्यूल ने 4 इलेक्ट्रॉन दिया, सो यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं 10 10 4 इलेक्ट्रॉन taken by 2 molecule of NADP resulting in formation of 2 NADPH2 after reduction। तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के ब्रेकिंग से 2 NADPH2 बनेगा, क्योंकि दो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकिंग से 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एक NADP मॉलिक्यूल जो है निगेटिव चार्ज होता है बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP निगेटिवली चार्ज होंगे, और जिसको बाद में रिड्यूस करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 बना लेंगे। इरेज करके बात आगे मेंशन कर रहा हूं, मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा, आगे स्टोरी ले चल रहा हूं। यहां पर 2 water molecule produce 4 protons in the lumen। और थोड़ा सुनिएगा, per electron helps in pumping of 2 protons from stroma into lumen। बात आगे समझिएगा प्लीज। 10 4 इलेक्ट्रॉन pump 8 प्रोटॉन इन द ल्यूमेन। ल्यूमेन में 4 प्रोटॉन वाटर ने ऑलरेडी जोड़ा, वाटर के ब्रेकिंग से जो 4 इलेक्ट्रॉन गया जो है ETS में, उसकी वजह से 8 प्रोटॉन, सो टोटल 4 प्रोटॉन
प्लस 8 प्रोटॉन इज इक्वल टू 12 प्रोटॉन्स accumulated by 2 water molecule, photolysis of 2 water molecule by 2 water molecule, या ऐसा बोले by breaking of 2 water molecule। अब यहां पर जो मैं बार बार आपको बोल रहा था, यहां पर facilitated diffusion of 4 protons through F0 part of ATPase enzyme help in formation of या release energy for formation of 1 ATP। 4 proton release energy for formation of 1 ATP, so 12 proton produces 3 ATP। बात क्लियर है? तो एक वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकिंग से 2 NADPH2 बना, वो तो निगेटिवली चार्ज के लैंग्वेज में, और 3 ATP बना, ऐसे हमने बताया यहां पर। सो नॉट सो मच क्लियर है, बट मैं जो है जो ऑप्शन चूज करूंगा वो 3 प्रोटॉन 1 ATP के लिए, कहीं कहीं पर जो है तो ये जस्टिफाई कर रहा हूं यहां पर 4 प्रोटॉन को लेके, तो यहां पर थोड़ा जो है बचना पड़ेगा, ये एज इट इज जाएगा। ठीक है, सो ये रहा एक वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकिंग से, एक वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकिंग से, थोड़ा सुनिएगा, सॉरी 2 वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकिंग से 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 8 फोटॉन की जरूरत होती है यहाँ पर, 3 ATP बनेगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 बनेगा। ये था 2 वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकिंग से कितना जो है ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइट फेज में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी, एक लाइट रिएक्शन हिल्स रिएक्शन फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू, और दूसरा केमियोस्मोटिक थ्योरी के थ्रू हमने ATP और NADPH2 बना लिया। अब आगे क्या है, वेयर आर ATP एंड NADPH2 यूज्ड? क्वेश्चन है, ये जो ATP और NADPH2 बना ये यूज कहां होगा, इसी को हम बोलेंगे, इस हेडिंग को वेयर आर ATP एंड NADPH2 यूज, सेम हेडिंग को बोलेंगे डार्क फेज, डार्क रिएक्शन, जो है आगे आएगा जो है फोटोसिंथेटिक रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन बोलेंगे, C3 साइकिल, बहुत सारी बातें होंगी। तो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस डार्क फेज चालू होगा। एक बार हम डार्क फेज की बात कर लेंगे तो हम इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट या इंटरमिटेंट लाइट फ्लैशिंग एक्सपेरिमेंट वारबर्ग, WARBURG, वारबर्ग साइंटिस्ट के लैंग्वेज में फिर जस्टिफाई करेंगे कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि 2 फेज में, ये तो हम आपको जो है समझा रहे हैं, बट क्वेश्चन तो आता है ना, कैसे पता चला 2 फेज में फोटोसिंथेसिस। जैसे हमने पहले जो है फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 की स्टोरी क्लियर कर लिया, और एक बार क्लियर हो गया तो हमने एक्सपेरिमेंट के लैंग्वेज में आपको जस्टिफाई भी कर दिया कि देखो ऐसे पता चला होगा कि 2 फोटो सिस्टम 2 पिगमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। वैसे लाइट फेज और डार्क फेज 2 फेज होते हैं, ये हम लाइट फ्लैशिंग एक्सपेरिमेंट के लैंग्वेज में बाद में जो है समझेंगे, और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो अब डार्क फेज में बहुत सारे साइकिल्स आएंगे, बातें करेंगे, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल, बीच में एक वेस्टफुल प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन की भी बातें करेंगे, और फिर फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ऐसे स्टोरी आगे बढ़ेगी। इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है रेड ड्रॉप इमर्शन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट और क्वांटम रिक्वायरमेंट और क्वांटम यील्ड और केमियोस्मोटिक थ्योरी का डिटेलिंग समझा। छोटा मोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट कुछ भी हो इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, एवरीथिंग कनेक्ट हो गया। सो इस लेक्चर में इतना ही अभी के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।